नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, राजपूत। हमारे पास राजपूत गौरवशाली इतिहास और विरासत से जुड़े कुछ नोट्स हैं और आज हम इन्हीं को खंगालेंगे। जी। हमारा इरादा है कि हम समझें कि राजपूतों की कहानी क्या है, मतलब उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो एक बड़ी शक्ति बने, बिल्कुल। उनके खास वंश कौन से थे, उनके संघर्ष, उनके समझौते और हाँ, उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो शुरुआत शायद राजपूत शब्द से ही करनी चाहिए। संस्कृत में राजपुत्र यानी राजा का बेटा। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द और ये जो योद्धा वर्ग है, ये खास तौर पर 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच ज्यादा उभर कर सामने आया, खासकर भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। अच्छा। और इनकी उत्पत्ति, मतलब ये आए कहाँ से, इसको लेकर कई अलग-अलग सिद्धांत है और कहानियां भी। कोई एक सीधी बात नहीं है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। उत्पत्ति पर काफी बहस है। जी। एक तो बहुत मशहूर नजरिया है अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल, आग से उत्पत्ति। हाँ, कुछ वैसा ही। कहानी ये है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ और उसकी पवित्र अग्नि से 4 खास वंश निकले: परिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। कहते हैं कि देवताओं ने उन्हें राक्षसों से लड़ने और धर्म की रक्षा के लिए बनाया था। दिलचस्प कहानी है। और दूसरे सिद्धांत क्या कहते हैं? दूसरा नजरिया कुछ इतिहासकारों का है, जो मानते हैं कि शायद इनका संबंध मध्य एशिया से आई कुछ जनजातियों से हो सकता है, जैसे शक या हूण, जो भारत आए, यहीं बस गए और धीरे धीरे यहाँ के समाज में, खासकर योद्धा वर्ग में शामिल हो गए। अच्छा। लेकिन ज्यादातर राजपूत जो है, वो खुद को प्राचीन क्षत्रिय वर्ण का वंशज मानते हैं, या तो सूर्यवंशी, मतलब भगवान राम के वंश से, या फिर चंद्रवंशी, यानी भगवान कृष्ण के वंश से। तो ये तो शुरुआत की बात हुई। फिर गुप्त साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो उस दौर में काफी उथल-पुथल रही होगी। से प्रमुख नाम हैं जिनका जिक्र हमारे नोट्स में है। कई हैं, जैसे दिल्ली और अजमेर के चौहान। इनमें सबसे मशहूर तो पृथ्वीराज चौहान हुए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के साथ उनकी लड़ाइयाँ। जी, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में वो उन्होंने जीती थी। और कौन? फिर गुजरात के सोलंकी हैं, जिन्हें चालुक्य भी कहते हैं। उन्होंने बहुत शानदार मंदिर बनवाए, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर। अच्छा, हाँ, मोढेरा। मालवा के परमार वंश में राजा भोज जैसे बड़े विद्वान और योद्धा शासक हुए। राजा भोज का नाम तो बहुत सुना है। जी। और फिर मेवाड़ के गुहेलोत, जो बाद में सिसोदिया कहलाए, वो तो खासकर राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में बाहरी हमलों के खिलाफ, मतलब बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे। उनका प्रतिरोध बहुत मजबूत था। हाँ, महाराणा प्रताप का नाम तो जैसे राजपूत शौर्य का दूसरा नाम ही बन गया है। बिल्कुल। मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ भी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो प्रतिरोध की बात आपने की, खासकर महाराणा प्रताप का अकबर के खिलाफ संघर्ष, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, जी हाँ, वो आज भी मतलब लोगों के जहन में ताजा है। महाराणा प्रताप तो एक तरह से राजपूत स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। सही कहा। लेकिन कहानी सिर्फ लड़ाई और प्रतिरोध की ही नहीं है ना? नोट्स में ये भी इशारा है कि कुछ राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ समझौते भी किए। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। तस्वीर काफी जटिल है असल में। जैसे आमेर के राजा मानसिंह थे, वो अकबर के बहुत भरोसेमंद सेनापतियों में गिने जाते थे। हाँ, मानसिंह का नाम तो आता है। और कई राजपूत राजकुमारियों की शादियां भी मुगल शाही परिवार में हुई। ये उस वक्त की राजनीतिक जरूरतें थीं, रणनीतिक गठबंधन थे। तो मतलब सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाए गए। बिल्कुल, प्रतिरोध भी था और जरूरत पड़ने पर गठबंधन भी। अच्छा, उनके मूल्यों और युद्ध के तरीकों के बारे में क्या खास बात है? जौहर और साका का जिक्र आता है। जी, उनका एक बहुत मजबूत सम्मान और शौर्य का कोड था, जिसे वो क्षत्रिय धर्म कहते थे। युद्ध भूमि में वीरता दिखाना, शरण में आए की रक्षा करना, अपने वचन का पालन करना, ये सब बहुत जरूरी था। और जौहर और साका? हाँ, वो चरम स्थितियों में होता था, जब हार निश्चित लगती थी और दुश्मन से सम्मान बचाना होता था, तो राजपूत महिलाएं जौहर करती थीं, यानी दुश्मन के हाथ पड़ने से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह। और पुरुष केसरिया बाना पहनकर साका करते थे, मतलब अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते थे, जिसमें वो या तो जीतते थे या वीर पाते थे। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की कहानी इसी से जुड़ी है ना? हालांकि उसकी ऐतिहासिकता पर सवाल भी उठते हैं।
हाँ, कहानी बहुत प्रसिद्ध है और वो इसी जौहर और साका की भावना का प्रतीक मानी जाती है, भले ही ऐतिहासिक तथ्य थोड़े धुंधले हों। फिर मुगल काल में भी राजपूतों की अहम भूमिका रही, जैसा आपने बताया, सूबेदार और सेनापति बने। जी हाँ, कई राजपूत शासकों ने मुगल प्रशासन में ऊंचे पद हासिल किए। और फिर अंग्रेजों का दौर आया, रजवाड़े बन गए। हाँ, ब्रिटिश राज के तहत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी कई बड़ी राजपूत रियासतें प्रिंसली स्टेट्स या रजवाड़े बन गईं। उनके पास अपनी रियासत के अंदरूनी मामलों में कुछ हद तक आज़ादी थी, लेकिन बाहरी नियंत्रण अंग्रेजों का था। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो क्या निचोड़ निकलता है? हमने देखा कि राजपूतों का इतिहास वीरता का है, आज़ादी के लिए संघर्ष का है, हाँ, लेकिन साथ ही बदलती परिस्थितियों के साथ समझौते और गठबंधन भी उसका हिस्सा हैं, और उनकी एक खास सांस्कृतिक पहचान भी है। बिल्कुल सही। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये सभी रजवाड़े धीरे धीरे भारत गणराज्य का हिस्सा बन गए। लेकिन राजपूतों की विरासत खत्म नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है। कैसे? राजनीति में उनका प्रभाव रहा है, और सबसे बढ़कर उनके बनाए किले, महल, उनकी कला, उनके त्योहार, उनकी लोक कथाएं, ये सब भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। सही बात है, वो किले तो वाकई में शानदार हैं। जी, तो यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए हाँ, कि वीरता, सम्मान, प्रतिरोध और यहाँ तक कि वक्त के साथ किए गए समझौतों की ये जो मिली-जुली जटिल ऐतिहासिक विरासत है, ये आज के समय में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान को किस तरह से प्रभावित करती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पे विचार करने के लिए बहुत कुछ